हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री कोर 5 की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। इस बार मैं आप लोगों को पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका बदल दिया है। जैसे कि आप अगर एक आंसर को याद करते हो तो आप 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से लिख पाओगे। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो है मोहम्मद गौरी का आक्रमण के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें, अथवा मोहम्मद गौरी की भारत विजय की विस्तृत चर्चा करें, अथवा मोहम्मद गौरी के भारतीय अभियानों पर प्रकाश डालिए और उसकी सफलता के कारणों की परीक्षण कीजिए। आपको इसमें कहा गया है कि जो मोहम्मद गौरी था, भारत पर आक्रमण करने के क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम हुए। आपको इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ दे एग्ज़ाम में तब आसानी से इसका आंसर लिख पाओगे। तो चलिए हम इसका आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, परिचय। मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। इन्होंने मुल्तान और कच्छ पर आसानी से विजय प्राप्त कर लिया। गौरी का भारत पर आक्रमण करने का जो प्रमुख उद्देश्य था धन लूटना, और दूसरा जो इसका उद्देश्य था इस्लाम धर्म को फैलाना। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो मोहम्मद गौरी था, भारत पर इन्होंने सबसे पहले 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया और मुल्तान और कच्छ को आसानी से जीत लिया। भारत आने का इसका प्रमुख उद्देश्य धन लूटना तथा इस्लाम धर्म को फैलाना माना जाता है ना। उसके बाद इन्होंने भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए भारत पर 1175 से 1205 ईस्वी तक लगातार अनेकों बार आक्रमण किया। इतिहासकारों का यह मानना है कि गौरी वंश का उदय गौर नामक एक छोटे से राज्य से हुआ। इस क्षेत्रों में महमूद गजनवी का शासन था। उनकी मृत्यु होने के बाद उनके उत्तराधिकारी दुर्बल होने के कारण और राज्य पर अपना नियंत्रण नहीं रख सका। इस अवसर का लाभ उठाकर मोहम्मद गौरी ने गजनी साम्राज्य पर आक्रमण करके अपना अधिकार प्राप्त कर लिया और इस प्रकार से शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में गजनी का शासक बना। इन्होंने अपनी सत्ता को मजबूत करने के बाद भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। यानी कि इसमें कहा गया है कि मोहम्मद गौरी ने भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए 1175 से 1205 ईस्वी तक लगातार आक्रमण किया। यह माना जाता है कि जो गौरी था वह गौरी नामक एक छोटे से गांव से गौर वंश का उदय हुआ था। इन क्षेत्रों में पहले जो है महमूद गजनवी का शासन था, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई तो उनका जो उत्तराधिकारी आया वह अयोग्य था, दुर्बल था, जिसका लाभ उठाकर मोहम्मद गौरी ने उस पर अपनी सत्ता स्थापित कर लिया, है ना। जब उन्होंने गजनी में अपनी साम्राज्य स्थापित किया उसके बाद भारत की ओर बढ़ा और भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने का निश्चय किया, सोचा। उसके बाद हम लोग जानते हैं, आपको हेडिंग बनाना है कि मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण के कारण या उद्देश्य, कि मोहम्मद गौरी का भारत पर जो है आक्रमण करने का क्या कारण था या क्या उद्देश्य था। तो मोहम्मद गौरी का भारत पर जो आक्रमण करने का उद्देश्य था वो था भारत से अत्यधिक मात्रा में धन लूटना और दूसरा उद्देश्य इसका था भारत में इस्लाम धर्म को फैलाना। लेकिन गौरी और महमूद गजनवी के आक्रमण में यह अंतर माना जाता है कि महमूद गजनवी जो था वह केवल भारत से अत्यधिक मात्रा में धन को लूटकर और वापस गजनी चला जाता था, परंतु मोहम्मद गौरी जो था वो भारत से धन को लूटने के लिए भारत में अस्थायी सत्ता स्थापित करना चाहता था। यही दोनों के अंतर था। उसके बाद जो है भारत में इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित करके और इस्लाम धर्म को फैलाना चाहता था। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था यही था। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर आक्रमण। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का जो प्रथम आक्रमण भारत पर हुआ था वो 1175 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद जो है इन्होंने 1205 ईस्वी तक लगातार भारत में अलग अलग क्षेत्रों में आक्रमण करता रहा। गौरी ने सबसे पहले 1175 में मुल्तान और कच्छ पर आक्रमण किया, जैसे कि मैंने आपको बताया है, और आसानी से विजय प्राप्त कर लिया। इसके बाद जो है इसने
1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण कर दिया। यहाँ का जो उस समय राजा था वो था भीम द्वितीय, और भीम द्वितीय एक योग्य राजा था, जिसके कारण गौरी को वहाँ पराजित होना पड़ा। मोहम्मद गौरी वहाँ पराजित हो गया भीम द्वितीय से। इस प्रकार से मोहम्मद गौरी पहली बार पराजित हुआ। इसके बाद 1179 से 82 ईस्वी के बीच मोहम्मद गौरी ने कहाँ आक्रमण कर दिया? पेशवार और लाहौर पर, और यहाँ उन्हें सफलता भी मिली, जिसके बाद उन्होंने उन क्षेत्रों में अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। उसके बाद जो है पेशावर पर अधिकार करने के बाद गौरी के लिए पंजाब विजय का मार्ग खुल गया, जिसके बाद 1186 ईस्वी में उसने पंजाब के शासक खुसरो मलिक को पराजित कर पंजाब पर अधिकार कर लिया। पंजाब विजय ने गौरी के हौसले को पूरी तरह से बढ़ा दिया। अब उसके भारतीय सीमा चौहान राज्य तक पहुंच गई, जो दिल्ली और अजमेर पर शासन करते थे, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच संघर्ष हुआ। यानी कि जब मोहम्मद गौरी ने पेशावर और लाहौर पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, उसके बाद पंजाब पर विजय करने के लिए उनका मार्ग खुल गया। उसके बाद इन्होंने वहाँ के शासक को पराजित करके और उन पंजाब के क्षेत्रों में अधिकार कर लिया। जब पंजाब के क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार कर लिया तो इनका हौसला बहुत अधिक बढ़ गया। और दूसरी बात यह थी कि जब इन्होंने पंजाब पर विजय प्राप्त कर लिया तो इनका जो राज्य सीमा क्षेत्र था वो उस समय जो था पृथ्वीराज चौहान उसके राज्य सीमा से मिलने लगा था, जिसके कारण इन दोनों के बीच टकराव दिखेगा आपको आगे। नेक्स्ट जो आपको हेडिंग बनाना है वो है प्रथम तराइन का युद्ध, जो 1991 में हुआ था। आपको ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था, एमसीक्यू में। पंजाब विजय के बाद मोहम्मद गौरी की राज्य सीमाएं जो है अजमेर तथा दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के राज्य से मिलने लगी। 1189 ईस्वी में गौरी ने भटिंडा राज्य पर आक्रमण कर जिसे जीत लिया। भटिंडा जो क्षेत्र था वो पृथ्वीराज चौहान के अधिकार में था। जब पृथ्वीराज चौहान को यह सूचना मिला कि मोहम्मद गौरी द्वारा इनके भटिंडा क्षेत्र को जीत लिया गया है, अपने अधिकार में ले लिया गया है, तो यह काफ़ी चिंतित हुआ और इन्होंने किसने पृथ्वीराज चौहान ने 100 राजपूत राजाओं का संगठन किया और एक संघ बनाया। इस संघ में अनेक राजपूत राजाओं से समर्थन मांगा ताकि वह गौरी का सामना कर सके, गौरी के विरुद्ध मुकाबला जीत सके। जिसके बाद जो है इन दोनों के बीच 1191 ईस्वी में प्रथम तराइन का युद्ध हुआ है ना। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हो गया पृथ्वीराज चौहान से, है ना। लेनपोल ने अपने शब्दों में कहा है कि इससे पहले कभी भी मुसलमानों की सेना हिंदुओं द्वारा इस तरह से पराजित नहीं हुआ। गौरी के पराजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने पुनः भटिंडा पर अधिकार कर लिया। यानी कि इतिहासकार लेनपोल बताते हैं कि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि मुसलमानों का जो सैनिक था वो हिंदुओं से इतनी बुरी तरह से पराजित हुआ था, लेकिन पहली बार मुसलमानों की सेना हिंदुओं की सेनाओं से इतनी बुरी तरह से पराजित हुआ। जिसके बाद जो है गौरी को पराजित कर दिया पृथ्वीराज चौहान ने। उसके बाद पुनः भटिंडा जो क्षेत्र था उनको अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट आपको पॉइंट बनाना है, तीसरा पॉइंट है कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1992। द्वितीय तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। मोहम्मद गौरी प्रथम तराइन युद्ध में अपनी हार और अपमान के कारण वह पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर अपने अपमान का बदला लेने का अवसर ढूंढता रहा, जिसके कारण उसने पहले से अधिक तैयारी के साथ अपने सैनिकों को लेकर 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने और मुस्लिम क्षेत्रों में अपना अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से आक्रमण की योजना बनाई। गौरी के आगमन की खबर सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने भी तुर्क आक्रमणकारी से निपटने के लिए तैयारी की। यानी कि द्वितीय तराइन युद्ध 1992 में हुआ था। यह युद्ध इसलिए हुआ था जब प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पूरी तरह से पराजित कर दिया था। इसीलिए मोहम्मद गौरी ने पहले से और अधिक तैयारी करके और पृथ्वीराज चौहान से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। पराजित हो जाने के कारण काफ़ी अपमानित हो गया था मोहम्मद गौरी, जिसके कारण यह अवसर ढूंढ रहा था कि पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया जाए। और अंत में 1192 में यह अवसर मिला इनको, जिसमें इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया।
आगे हम देखते हैं इससे। उसने उत्तर भारत के अनेक राज्यों के पास संदेश भेजकर सैनिक सहायता मांगी। पृथ्वीराज की सहायता करने के लिए करीब 150 राजपूत राजा अपनी सेना के साथ मदद के लिए आ गए। इसमें केवल कन्नौज का जो राजा था जयचंद नहीं आया था, क्योंकि इसका पृथ्वीराज से व्यक्तिगत दुश्मनी थी। इतिहासकारों का यह मानना है कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी को भारत बुलाया था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जब पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी ने द्वितीय तराइन युद्ध करना चाहा, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अन्य राजपूतों से सहायता मांगा, जिसमें से 150 राजपूत राजा ने पृथ्वीराज चौहान का मदद करने के लिए अपने सेना को भेज दिया। लेकिन केवल एक राजा जो कन्नौज का राजा था जयचंद, उन्होंने अपनी सेना को नहीं भेजा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद कन्नौज के राजा के बीच व्यक्तिगत दुश्मनी थी, है ना। और यह माना जाता है कि जयचंद ने सारी जानकारी मोहम्मद गौरी को दे दिया पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जिसके कारण ही पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ, जो कि आगे देखने वाले हैं। इतिहासकारों का यह मानना है कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी को भारत बुलाया था ताकि पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया जा सके। इस समय जयचंद ने गौरी का साथ दिया। इस प्रकार से पृथ्वीराज के साथ छल करके मोहम्मद गौरी द्वितीय तराइन युद्ध में विजय प्राप्त की। चंद्रप्रदाय के पुस्तक में पृथ्वीराज रासो के अनुसार गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उन्हें गजनी ले गया और अंधा करवाकर उनकी हत्या करवा दी। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो जयचंद था पृथ्वीराज चौहान के बारे में सारी जानकारी मोहम्मद गौरी को दे दिया था, है ना। कितना सेना है, क्या क्या इनके पास हथियार है, जिसके कारण मोहम्मद गौरी जो है इस युद्ध में सफल रहा। और इस युद्ध में सफल होने के कारण पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और जो है उनको गजनी ले गया। इसके बारे में कहाँ से पता चलता है, तो चंद्रप्रदायी की एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट बनाना है आपको वो है कन्नौज पर आक्रमण। चौथा जो आपको पॉइंट बनाना है वो है कन्नौज पर आक्रमण। मोहम्मद गौरी ने जब कन्नौज पर आक्रमण किया उस समय यहाँ का जो शासक था वो जयचंद था। यानी कि इसमें कहानी ये है कि जो जयचंद था उन्होंने मोहम्मद गौरी को भारत बुलाया था ताकि पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके और ये वापस लौट जाएगा, जिसके बाद जयचंद का जो है पृथ्वीराज चौहान का जो क्षेत्र है वह जयचंद का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसका विपरीत हो गया। मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और उनके राज्य पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, उसके बाद वह लौट कर वापस नहीं जाना चाहता था और जयचंद चाहता था कि वह वापस चला जाए। इसके कारण से जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच टकराव हुआ। तो इसको हम देखते हैं। यह माना जाता है कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी को भारत आने का निमंत्रण दिया था, ये तो मैंने बताया था आपको, ताकि पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर सके। जयचंद का यह मानना था कि मोहम्मद गौरी भारत आकर पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके वापस लौट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोहम्मद गौरी ने यहाँ से वापस नहीं लौटना चाहता था। यानी कि मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी यहाँ से वापस नहीं लौटना चाहता था। जब जयचंद ने इसका विरोध किया तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच 1194 ईस्वी में चंदवार का युद्ध हुआ। ध्यान में इसको रखना है कि मोहम्मद गौरी और कन्नौज का शासक जयचंद के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, चंदवार का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1194 ईस्वी में। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में गौरी हारने ही वाला था कि जयचंद को अचानक से एक तीर आकर लग गया, जिससे उसकी मृत्यु भी हो जाती है, जिसके बाद जयचंद की सेना भाग जाती है और इस प्रकार से कन्नौज पर गौरी का अधिकार प्राप्त हो जाता है। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है वो है मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के परिणाम। यानी आपको पूछा गया क्वेश्चन में कि मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण करने के क्या परिणाम हुए, तो इस पॉइंट को आपको बनाना है लास्ट में। मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि भारत में तुर्क शासन ने अपनी सत्ता स्थापित कर लिया। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कारण दिल्ली पर इस्लामिक सत्ता स्थापित हो गई और फिर कई मुस्लिम शासकों ने दिल्ली पर अपना शासन व्यवस्था को चलाया। यानी कि जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर लिया, उसके बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई, है ना, दिल्ली में। और कई मुस्लिम शासकों ने फिर दिल्ली पर शासन किया, जिसके बाद धीरे धीरे कई राजपूत राजाओं की राज्य छीना जाने लगा। जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली के क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित कर ली, उसके बाद
जितने भी राजपूत राजा थे उनके धीरे धीरे सत्ता छीना जाने लगा। इसके शासक कमज़ोर पड़ गए और जिसके कारण राजपूत की सेना भी दुर्बल पड़ गया। इस प्रकार से भारत में इस्लाम धर्म बहुत ही तेज़ी से फैलने लगा, क्योंकि जो इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करता था उन्हें या तो प्राण गंवाना पड़ता था या तो जजिया कर यानी टैक्स को देना पड़ता था। उसके बाद हम लोग जानते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांस हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि कल जो मैंने क्वेश्चन कराया था महमूद गजनवी का, उसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि महमूद गजनवी का शासनकाल की अवधि क्या थी। तो उसमें मैंने 998 से 1050 कर दिया है, तो आपको 1050 के जगह पर 1030 करना है ना। तो इसके लिए सॉरी, आप लोग इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे, 1030 कर देना है। 998 से 1030 तक उनका शासनकाल का अवधि था। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि त्रायन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो 1991 ईस्वी में हुआ था। दूसरा जो इसका है वो है द्वितीय त्रायन युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है 1992 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रथम एवं द्वितीय त्रायन युद्ध किन किन के बीच हुआ था, यानी प्रथम एवं द्वितीय त्रायन युद्ध था किन किन के बीच हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच प्रथम त्रायन युद्ध हुआ और द्वितीय त्रायन युद्ध हुआ। प्रथम त्रायन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया, लेकिन द्वितीय त्रायन युद्ध में पराजित हो गया। उसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन है कि चंदवार का युद्ध कब हुआ था। तो 1194 में मैंने आपको बताया था जयचंद्र के विरुद्ध, जिसमें जयचंद्र पराजित हो जाता है और वह मारा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है कि चंदवार का युद्ध किन किन के बीच हुआ था। तो मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच। छठा क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था। तो 1175 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां है कि मोहम्मद गौरी का गुजरात पर आक्रमण हुआ था। तो 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय के साथ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां का है कि मोहम्मद गौरी का गुजरात पर आक्रमण के समय वहाँ का राजा कौन था। तो भीम द्वितीय था। 9 क्वेश्चन है कि तबकाते नासरी के लेखक निम्न में से कौन है। तो मिनहाज उस सिराज हैं। 10वां है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा बख्तियार खिलजी ने। 11वां क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने पेशावर कब जीता। तो इसका राइट आंसर होगा 1179 ईस्वी में। 12वां क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान किस युद्ध में पराजित हुआ था। तो द्वितीय त्रायन युद्ध में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।